आज है 2 मई। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। साथ ही याद रखिएगा इस संडे को पूरे अप्रैल का टेस्ट होगा, ठीक है। पूरे अप्रैल का टेस्ट होगा, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और जिसको पता नहीं है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में हम बताते रहते हैं कि कब कहाँ पर टेस्ट होना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कितने रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि 8। अब देखो मामला क्या है कि हमें इन 8 जो रेलवे स्टेशन है एक बार इनका नाम देखना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हम एक बार ये जानना चाहेंगे कि किसी भी जगह का नाम बदला जाता है। मान के चलिए कोई कस्बा है, कस्बे का नाम बदला है, ठीक है। कस्बा है या शहर है या कोई मान के चलिए नगर है, ठीक है, या कोई राज्य है, ठीक है, या कोई रेलवे स्टेशन है, तो इनका किस आधार पर और किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है इनके नाम को चेंज करने की, एक बार वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि हाल ही में आपको पता है पिछले 2-3-4 साल में बहुत ही ज़्यादा नाम परिवर्तित किए गए हैं, ठीक है। तो इन नामों में जो परिवर्तन किया गया है वो राज्य सरकार द्वारा किया गया है या केंद्र सरकार द्वारा, एक बार जान लेते हैं। तो देखो इसमें मान के चलिए कोई कस्बा है, शहर है, नगर है या रेलवे स्टेशन है, ठीक है। राज्य को छोड़ दो, कोई कस्बा, शहर, नगर या रेलवे स्टेशन अगर होगा तो उसके नाम में परिवर्तन करने की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा होम मिनिस्ट्री को की जाएगी। और होम मिनिस्ट्री ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम, 3 संस्थानों से इसके बारे में राय मांगेगा। एक है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। इन 3 डिपार्टमेंट से वो लेकर के राय कि भाई इन पे कोई इशू तो नहीं है। मान के चलिए ऐसा ना हो कि हम नाम परिवर्तित कर दें उसके बाद हम पोस्ट ही ना पहुंच पाए वहाँ पर, ठीक है, या फिर सर्वे करने में ही कोई प्रॉब्लम आने लगे। तो इनसे अगर हरी झंडी दे देते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ होम को, तब उसके बाद में गृह मंत्रालय राज्य सरकार को ये अनुमति दे देता है कि आप किसी कस्बे, शहर, नगर या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। अब जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो राज्य सरकार को ये परमिशन दी जाती है ना, इसी को कहते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जब वो होम मिनिस्ट्री नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार नाम परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अगर मान के चलो राज्य की बात आ जाए कि किसी राज्य का ही नाम परिवर्तित करना है, तो इसको संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाई होगा इसके बारे में। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या है कि मान के चलिए किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो, नाम ही बदलना हो, या मान के चलिए किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को विभाजित किया, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकाला गया, ठीक है, विभाजित करके, और ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड इसी तरीके से विभाजित करके निकाले गए। तो इनका किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया होगा, तो वो है संविधान का अनुच्छेद 3, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि नाम में परिवर्तन कर सकते हो, सीमा में परिवर्तन कर सकते हो आप, या नए राज्यों का निर्माण कर सकते हो आप, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि अगर नाम में परिवर्तन करना हो या सीमा परिवर्तित करनी हो या नए राज्यों का गठन करना हो, इसके तहत क्या होता है कि पहले पहली बात तो ये समझ लो कि भाई लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगहों पर ये बिल लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में बिल लाया जा सकता है, साधारण बहुमत से पास हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ये याद रखना, ठीक है। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मान के चलो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि जब लोकसभा या राज्यसभा में ये बिल लाया जाएगा तो उससे पहले प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। जब प्रेसिडेंट अपनी तरफ से अनुमति दे देंगे उसके बाद ही लोकसभा या राज्यसभा में ये बिल लाया जाएगा। ये बात समझ में आई। लेकिन एक और बात याद रखो, प्रेसिडेंट भी अनुमति देने से पहले विधानमंडल के पास में राय मांगने के लिए दस्तावेज भेजेंगे, यानी कि विधानमंडल की राय ली जाएगी कि ये बताओ इसमें हम जो नाम परिवर्तन कर रहे हैं कोई इशू तो नहीं है। विधानमंडल के पास क्या ऑप्शन होगा? विधानमंडल एक ऑप्शन ये होगा कि विधानमंडल कोई राय दे दे कि इसमें ये नहीं, ये कर दो, ये चेंज कर दो, ठीक है। या फिर विधानमंडल क्या कह सकता है कि ठीक है, बिना किसी हमारी कोई मतलब वो नहीं है राय, आप अपने हिसाब से जैसा चेंज करते हो कर दो, ठीक है। तीसरा क्या कि विधानमंडल मना कर सकता है। तो अगर इन्होंने ये कहा कि भाई पहली और दूसरी स्थिति में क्या है कि विधानमंडल अपनी एक राय दे रहा है और एक में क्या है बिना किसी राय के ही कह रहा है पास कर दो, तो दोनों ही आधारों पर प्रेसिडेंट पास कर देंगे। लेकिन मान के चलो अगर विधानमंडल मना कर रहा है तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऐसी स्थिति में भी प्रेसिडेंट बिल को अनुमति दे सकते हैं उसके नाम अथवा सीमा में परिवर्तन के लिए, ठीक है। इसकी सिर्फ राय मांगी जाती है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ नहीं होता। हाँ, राय इसलिए मांगी जाती है ताकि जो कदम उठाया जा रहा है वो सर्वोत्तम प्रकार का हो, ठीक है। अब ये है उन 8 रेलवे स्टेशनों की लिस्ट कि किसका क्या नाम बदला गया है। जैसे कि फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम होगा, और कासिमपुर हाल्ट का नाम जय सिटी, क्या नाम होगा? जय सिटी होगा।
और जायज शहर का नाम गुरु गोरख धाम होगा। बानी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमहंस नाम दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन को माँ कालीकंद धाम दिया गया है नाम, और निहालगढ़ रेलवे स्टेशन को महाराजा बिजली पासी नाम दिया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन को माँ कालीकंद धाम रेलवे स्टेशन दिया गया है नाम, और वारिसगंज रेलवे स्टेशन को अमर शहीद भाले सुल्तान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अमर शहीद भाले सुल्तान। तो हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार भारत निम्न में से किस पड़ोसी देश के प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 5 वर्ष प्रशिक्षण प्रदान करेगा? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि बांग्लादेश। तो देखो, बांग्लादेश के कर्मचारियों को करीब 1500 कर्मचारियों को अगले 5 साल में 2025 से 2030 तक भारत के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और बांग्लादेश को एक बार देख लो, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, याद रखना है। ये है त्रिपुरा, ठीक है, और ये है असम, और ये है मेघालय। ठीक है, 3 राज्य हो गए। अब एक ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा 5वां क्या होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? ये देखिए, ये है 5वां, क्या है इसका नाम? मिजोरम। ठीक है, तो क्या क्या हो गए? देखो, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, और अगर इसमें ये देखा जाए ना कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो जैसा हम देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2025 से 30 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 हेतु गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब इस विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल तथा जमैका के धावक उसेन बोल्ट के साथ भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को 36 दिनों के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आईसीसी T20 के लिए। बात सही है या गलत है? चलो अगला देखें। T20 विश्व कप जून 2024 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा। ठीक है साहब, ये भी बात सही है। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों के दोनों सही है, और विकल्प में पूछा क्या है? गलत पूछा है। तो गलत कौन सा होगा? निम्न में से एक भी गलत नहीं है, यानी कि दोनों सही है, यानी कि विकल्प कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है, अब आपको ना एक चीज़ और याद रखना कि देखो, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ना जैसे यूएसए में होना है आयोजन, तो एक तो यूएसए की टीम, ठीक है, और दूसरा एक कनाडा और है, आपको पता है यूएसए के ऊपर ही नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, और तीसरा है एक युगांडा। क्या है? युगांडा। ये अफ्रीकन देश है, याद रखना। ठीक है, तो देखो यूएसए, कनाडा और युगांडा, इन 3 देशों की टीम पहली बार आईसीसी T20 मैच खेलने जा रही है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब ऐसा मत सोच लेना इनकी टीम पहले कभी खेली नहीं है। मतलब अगर विश्व कप की बात की जाए तो विश्व कप में ये तीनों टीमें पहली बार उतर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आईसीसी के बारे में आपको पता ही होगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है दुबई में। कहाँ है? दुबई में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दुबई कहाँ पर है? यूएई में। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और तीसरी चीज़ याद रखनी है कि इसके जो अध्यक्ष हैं ना, जो अध्यक्ष हैं वो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रेग बार्कले हैं। क्या है? ग्रेग बार्कले। इतनी चीज़ तो मुझे लग रहा है याद होंगी, अगर नहीं हो तो इनको याद कर लेना। ग्रेग बार्कले जो कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, और पता है एक और चीज़ है इसके बारे में कि सीईओ, इसके बारे में पता है आपको? सीईओ लोग ग्रेग बार्कले समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके सीईओ अलग हैं, उनका नाम है जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस। ठीक है, ये कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के। क्या इतनी बात क्लियर हुई? देखो, आईसीसी की जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है जो कि यूएई में है, और इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड से हैं, और इसके सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंकटाड। देखो ये इंपॉर्टेंट है इस संगठन इस बार के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इसका हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में सही कथन का चयन करना है। तो पहला है कि हाल ही में अंकटाड ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर अपना नाम बदलकर यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया है। ठीक है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारत सहित इसके कुल 195 सदस्य हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसमें से बताना है केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है, या उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो देखो अंकटाड की ना 4 रिपोर्ट हैं जो मुख्य तौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट जो कि अक्सर आती रहती है चर्चा में। तो इनके ना आप इंग्लिश वाले नाम याद कर लेना कि बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, चाहे आप इनको याद कर लेना और चाहे आप ये हिंदी वाले याद कर लेना। वैसे तो और भी रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन ये 4 रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, तो 4 ही लेके आया हूँ मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा ओमान के साथ
व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के विचार को लेकर यह देश चर्चा में बना हुआ है। इस संदर्भ में बताएं, ओमान निम्नलिखित में से किस देश से सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो मैं इसका ये सवाल क्यों लेके आया हूँ सीमा साझा करने वाला, उसके पीछे रीजन है कि देखो ओमान चर्चा में बना हुआ है भारत के साथ में, और वो जो चर्चा में बना हुआ है वो उसकी अवस्थिति के कारण ही चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि हमारे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए या फिर मान के चलिए कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो इसकी अवस्थिति ना महत्वपूर्ण स्थान पर है, ठीक है। इसीलिए इसके साथ भारत सरकार समझौता करने पर विचार कर रही है, ठीक है। तो इसका अगर उत्तर देखा जाए कि यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या बहरीन, तो इसका सही उत्तर है वैसे डी, यानी कि यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, बहरीन नहीं करता है। तो एक बार इसका उत्तर भी देख लेते हैं और फिर इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो ये है अरब पेनिनसुला, ठीक है। तो पहली बात ये याद रखो कि जो ओमान देश है वो अरब प्रायद्वीप पर ही अवस्थित है, ठीक है। जैसे कि ये रहा ओमान, ठीक, ये ओमान है। अब ओमान के नॉर्थ में देखो ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये यहाँ पर है हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, और ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। दूसरा है ये अरेबियन सी, और ये इधर गल्फ ऑफ एडन है। तो यहाँ से जब रूट आता है ना, तो एक तो ऐसे जाता है रूट, इंटरनेशनल रूट, और एक जाता है ऐसे। तो ये यहाँ की अवस्थिति हमारी अगर बनती है ठीक ठाक, तो हम यहाँ से दोनों ही रूट पर निगरानी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर इसके पड़ोसी देशों को देखा जाए तो देखो ये यमन है, ठीक है, ओमान के साउथ में है यमन, और ये संयुक्त सऊदी अरब है, ठीक है, नॉर्थ में है सऊदी अरब, और एक ये है नॉर्थ में ही। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये तीन देश हैं जो ओमान से सीमा साझा कर रहे हैं। और हमने जो बात करी थी बहरीन की, तो ये जो बहरीन है ना, अगर इसके बारे में देखना चाहें तो देखो ये जो है, ये देखो एक ये छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये कतर है, ठीक है। और देखो इसका मैप, हम इसका मैप तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन समझ लो मैं इसको, इस कतर को बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान के चलो ये कतर है, ठीक है। तो इस कतर के ही बगल में बिल्कुल पास में एक और छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटा, इसका नाम है बहरीन। क्या नाम है? बहरीन। तो क्या इसकी अवस्थिति आप समझ पाए हो किस स्थान पर है? जी हाँ, इस स्थान पर है, यानी यहाँ छोटा सा द्वीप मान के चल सकते हैं हम, यहाँ, ठीक है, इस स्थान पर छोटा सा द्वीप मान के चल सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, यानी कि एक क्लियर पता होना चाहिए कि बहरीन जो है वो पर्शियन स्टेट में है, ठीक है। अब देखो भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे, और ओमान में बांग्लादेश के बाद 6.8 लाख जनसंख्या के साथ भारतीय मूल का समुदाय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, ये भी याद रखना। यानी कि ओमान में जो प्रवासी लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के रहते हैं, और सेकंड नंबर पर इंडिया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, वो इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये याद रखना, ठीक है। इसकी लोकेशन तो आपको याद रखनी है, बहरीन कतर की भी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। ये मैप अपने दिमाग में एक बार रखना है, इसके अलावा हम बार बार और फिर से रिवीजन कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंटार्कटिका के नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा और क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या ऊटी। तो इसका सही उत्तर है वो है बी, यानी कि कोच्चि। तो देखो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके बारे में आपको सबको पता ही होगा। ये भी पता है कि भाई ये एकदम निर्जन महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। ये पूरा बर्फ से बना हुआ महाद्वीप है। तो आप ना एक बार, जैसे ही अगर हम नॉर्मली मैप पर देखते हैं ऐसे दिखता है, और अगर हम बिल्कुल साउथ वाला पोल देखते हैं तो फिर वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट कहाँ पर है? ये अंटार्कटिक पेनिनसुला है। ये बिल्कुल यहाँ चिली से, इन क्षेत्रों से लगता हुआ है, अर्जेंटीना चिली से थोड़ा सा कम, सबसे कम दूरी पर है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। और बाकी फिर ये क्षेत्र जो है ये यहाँ तक का क्षेत्र आता है, ये यहाँ तक देखिए, ये रॉस सी है, तो ये रॉस सी है, ठीक है, यहाँ तक आता है। अब देख लेते हैं एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन कि देखो पृथ्वी पर उपस्थित मीठे जल का 70% अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, ठीक है, एक फैक्ट हुआ। अगला, इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल 1981-82 में एस.जेड कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका गया था, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी तक पढ़ा उसमें, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1959 की अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि वहाँ कोई भी भाग किसी देश विशेष का न होकर सारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक प्रदेश होगा जिसका प्रयोग विज्ञान अनुसंधान में होगा, ठीक है, समझ में आ रही है। यानी ऐसा ना हो कि यहाँ से देश जाएं और अंटार्कटिका पर भी अपनी अपनी कॉलोनी बना लें, उसका शोषण करना शुरू कर दें और वहाँ पर पोल्यूशन फैला करके ऐसा हो जाए कि फिर वो वहाँ के जो है हिमनद बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाए। पिघल तो अभी भी रहे, लेकिन अगर एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगी दुनिया वहाँ पर जाकर के, तो उसके हिमनद जल्दी जल्दी पिघलेंगे, यानी कि ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलेंगे, तो स्थिति भयानक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रीटी की गई कि वहां पर ना कोई भी अगर जाएगा तो वो किसी भी देश का ऐसा नहीं कह सकता, किसी क्षेत्र विशेष पर दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा देश क्षेत्र हो गया। वो चाहे कहीं पर भी सारे देश जाकर के अपना स्टडी कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अगर हम देखना चाहें, आपको एक बार ये चीज़ और पता होना चाहिए कि हाल ही में एक पोस्ट ऑफिस भी खोला गया है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी खोला गया। पहला पोस्ट ऑफिस खोला है किसने? भारत सरकार ने पहला पोस्ट ऑफिस खोला है अंटार्कटिका में, ये भी आपको पता होगा, हाल ही में न्यूज़ में रही थी ये चीज़। अब देख लेते हैं एक बार कि इंडियन नेवी के मौसम विज्ञानी लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में एक ऑस्ट्रेलियाई ध्रुवीय अभियान के साथ अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय थे। देखो याद क्या रखना है कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1981-82 में क्या एस.जेड कासिम के नेतृत्व में पहला वैज्ञानिक दल भारत का कहाँ गया था? अंटार्कटिका, ठीक है।
लेकिन अगर ये देखा जाए कि पहला व्यक्ति भारत का कौन गया था, तो रामचरण गए थे, जो कि 1960 में गए थे, यानी कि 20 साल पहले, और ऑस्ट्रेलियाई ध्रुवीय अभियान के साथ गए थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। बाकी जो अंटार्कटिका पर भारत के जो 3 अनुसंधान संस्थान खुले हैं समय समय पर, उनके बारे में और देख लेते हैं कि ये है दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में खोला गया था और 1990 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसका ना आधा सा भाग बर्फ के नीचे दब गया था। ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। दूसरा खोला था 1989 में ही, जो कि इसका नाम मैत्री रखा गया था। ठीक है, और भारत ने इस स्टेशन को मीठे पानी की झील, जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है, कि करीब बनाया था। ठीक है, अब प्रियदर्शनी झील आ जाएगी कहाँ पर है, या मिलान में आ जाए, तो याद रखना है अंटार्कटिका पर है। ठीक है, तीसरा है भारती, जो कि लार्समैन हिल के पास है। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि भाई लार्समैन हिल कहाँ है, तो वो अंटार्कटिका पर है। ठीक है, अब भारती की स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इससे पहले ना हमने एक बार 2015 कर दी थी, जो थोड़ा सा फैक्चुअल इनकरेक्ट हो गया था। और कल के जो प्रश्न थे, कल आपको पता है कल बहुत कई 2-3 की थीम गलत हो गई थी। उसके पीछे रीजन ये है कि एक वेबसाइट थी, मैंने वेबसाइट से डाला, और वेबसाइट काफ़ी प्रसिद्ध वेबसाइट, और उसमें ये गलत थे थीम, लेकिन मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा बहुत ध्यान दे नहीं पाया, तो इसलिए वो 2-3 थीम गलत हो गए। वो आज मैं लेके आया हूँ उन सभी थीम्स की, कि मतलब सही करेक्ट थीम क्या है, और इसके साथ ही मैं वो उसकी लिंक भी डाल दूंगा वेबसाइट की, कि किस वेबसाइट से, कितनी बड़ी वेबसाइट से मैंने देखा था और उसके बावजूद गलत थे। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए यह नवीनतम शोध केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के 120 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को प्रकट करने के लिए महाद्वीपीय विखंडन के साक्ष्य एकत्र करेगा। यानी आपको पता है महाद्वीपीय विखंडन हुआ था, उसके बाद किस तरीके से गोंडवाना लैंड से टूट करके भारत आया था, और गोंडवाना लैंड से ही टूटा है क्या, अंटार्कटिका। तो इस आधार पर ना उसका अध्ययन किया जाएगा भारतीय के द्वारा। ठीक है, और किया ही जा रहा है, और ये इंग्लिश वाले इसमें से देख लेना। अब ये आ जाते हैं कुछ बनलाइन। ठीक है, जैसे कि PHI-3 मिनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे छोटा AI मॉडल है। ठीक है, क्या नाम है, PHI-3 मिनी। ठीक है, जिसे इंटरनेट के बिना स्मार्टफोन पर मुफ्त में चलाया जा सकता है। ठीक है, बस इसका नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि भाई इसको लॉन्च किसने किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अगला कह रहा है कि हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। देखो, नवरत्न या महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इस पर ना हम बात करेंगे जिस दिन प्रश्न कम होंगे करंट अफेयर के, और इनमें से किसी की कोई चर्चा आई होगी, उस दिन हम इसके बेसिक को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आज इसका बनलाइन याद रखिए कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगर इसके बारे में कुछ याद रखना है तो बस ये याद और रखिए कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि भारत में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 30 अप्रैल 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया है, 16 से 30 अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये हैं कुछ डेज। ठीक है, ये कुछ डेज हैं। इसमें क्या था कि कल कुछ की थीम गलत हो गई थी, और आज मैं उनकी थीम भी सही करके लाया हूँ। और दूसरी बात ये कि कुछ की थीम थी ही नहीं कल, उनकी नई थीम भी लेके आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग ऑस्टिक वॉइसेस। ठीक है, और 6 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल हैंडमेड डे। इसकी थीम कल थी नहीं, इसकी जो थीम है वो है बाय ए हैंडमेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है, अगला है कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। इसकी भी कल नहीं थी, तो इसकी जो थीम है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये तो वो हैं जिनकी थीम गलत हो गई थी। जैसे कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। और एक है 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, इसकी थीम है रीड योर वे। ठीक है, बाकी एक और बात कि कल मैं काफ़ी व्यस्तता के कारण यूट्यूब को देख भी नहीं पाया था दोबारा वीडियो पोस्ट करने के बाद में, तो काफ़ी लोगों ने कहा था, वैसे मैं उसको पिन कर देता मैसेज को, लेकिन मैं फिर शाम को देख पाया तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ थीम गलत है, तो मैंने सोचा कल न्यू वीडियो में ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर जो कि आप हमेशा देते ही देते हो, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना ही देना है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉर्पोरल पनिशमेंट के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना, और चौथा है छत्तीसगढ़। सभी को उत्तर देना है, ये याद रखिए। कुछ लोग हैं, जैसे हैं करीब 70 से 80 लोग हैं, जो उनमें से मान के चलिए 50 लोग तो ऐसे हैं जो हर रोज़ कमेंट करते ही करते हैं, 50-60 लोग, लेकिन 8-10 लोग ऐसे हैं जो किसी दिन कर देते हैं, मन में आई वो किसी दिन नहीं करते। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग बीच बीच में करते हैं वो भी डेली करें, और जो डेली कर रहे हैं वो तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़कर, कि वो तो रोजाना करते ही करते हैं। लेकिन बाकी के कुछ लोग नहीं करते हैं, कृपया आप लोग भी करिए, रोजाना कमेंट करिए, आंसर दीजिए, और आप लोगों से भी जान पहचान हो पाए, क्योंकि अभी ना मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि केवल वही लोग पढ़ रहे हैं जो कमेंट करते हैं, क्योंकि उनसे ही उनके बारे में ही जान पाया हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।